ओडिशा में एक जगह थी सतभया नाम की, जिसमें कुल 7 गांव थे। सत का मतलब है 7 और भया का मतलब होता है भाई। 1940 से धीरे धीरे समुद्र का जो किनारा था वो पास आने लगा। एक एक करके 2011 तक सारे गांव समुद्र के अंदर चले गए, जिसमें 600 घर और 2400 एकड़ खेती की जमीन भी थी। पर ये कैसे हुआ? आंसर इज क्लाइमेट चेंज। अकॉर्डिंग टू WMO 1870s में एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल 290 ppm था। सेफ लिमिट 350 ppm है और आज के दिन CO2 लेवल हो चुका है 430 ppm। पिछले 8 लाख सालों में सबसे ज्यादा। हम सब ने कभी ना कभी ये सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज पे कोई बात नहीं करता, पर दरअसल लोग आपस में बात तो करते हैं कि आजकल बहुत गर्मी हो रही है, बारिश भी बेवक्त हो जाती है, पर कभी डीप डाइव में जाके हम इस बारे में बात नहीं करते, ना ही कहीं सुनने को मिलता है। पर ये जरूर सुनने को मिलता है कि किसी जगह बारिश बहुत कम हुई इस साल, तो कहीं बाढ़ आ गई। हर साल गर्मी का रिकॉर्ड टूटता है और हमारी हालत खराब हो जाती है। दिल्ली NCR में तो समर्स में AC काम करना भी बंद कर देता है। तो आखिरकार ये क्लाइमेट चेंज एग्जैक्टली क्या होता है? ये कितना खतरनाक हो सकता है? हमारे हाथ में कुछ है भी या नहीं, या सिर्फ बातें करने को ही है? ये सब कुछ डिस्कस हुआ था निखिल कामत के 15th पॉडकास्ट में, जिसमें एज अ गेस्ट प्रेजेंट थे देश के कुछ बहुत ही खास लोग जो कि एक्टिवली काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पर। नवरोज के दुबा जो कि एक पॉलिसी रिसर्चर एंड IPCC के को-ऑथर हैं, मिरी गोगरी जो कि टेक्नोलॉजिस्ट हैं एंड फिलहाल अपने फैमिली बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी लाने पर काम कर रहे हैं, सुनीता नारायण जो कि भारत की वन ऑफ द टॉप इन्वायरमेंटलिस्ट और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की डायरेक्टर भी हैं, एंड द मोस्ट गॉर्जियस भूमि पेडनेकर जो कि एक वेल नोन एक्ट्रेस हैं, क्लाइमेट वॉरियर एक्टिविस्ट भी। और आप देख रहे हैं शॉर्टकास्ट, निखिल कामत के क्लाइमेट चेंज पर हुई पॉडकास्ट की पॉडकास्ट समरी। ऑब्वियसली ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में सभी लोगों को जानना चाहिए, पर शायद सभी इस पॉडकास्ट को सुनने का वक्त ना निकाल पाए। तो फॉर दैट रीज़न मैंने तय किया है कि मैं इसकी पॉडकास्ट समरी बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से ओवरव्यू एंड इंसाइट मिल जाए इस पॉडकास्ट के रिगार्डिंग। फिर अगर आपको इंटरेस्ट आए इस पॉडकास्ट को आगे पूरा सुनने के लिए तो आप वीकेंड पे इस पॉडकास्ट को पूरा सुन सकते हो। तो अभी फिलहाल आप ये समझो कि मैं आपका दोस्त हूँ जिसने इस पॉडकास्ट को कई बार सुना, थोड़ा बहुत एनालिसिस भी किया और इस पॉडकास्ट को सीधा, सरल और संक्षिप्त में तैयार करके आपके सामने खड़ा हूँ। तो चलिए आज की समरी शुरू करते हैं। इस पॉडकास्ट के थ्रू निखिल कामत का मकसद था क्लाइमेट चेंज को यंग इंडियंस के लिए सिंपल, रिलेटेबल और एक्शन ओरिएंटेड बनाना। तो इसीलिए अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन उन्होंने अपने गेस्ट से पहला सवाल ही यही पूछा कि आप लोग क्लाइमेट चेंज से कैसे जुड़े, ताकि ऑडियंस को ये आइडिया मिल जाए कि क्या की पॉइंट्स होते हैं किसी पर्सन के लाइफ में जो कि क्लाइमेट चेंज जैसे अंडररेटेड टॉपिक में घुसने के लिए इंस्पायर करते हैं, ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हो सकें। नवरोज जी ने बताया कि कैसे वो इंजीनियरिंग से इन्वायरमेंटलिज्म में आए। 1980s में जब इन्वायरमेंट एक बहुत ही नया वर्ड था, वो नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे मूवमेंट को देखकर इंस्पायर हुए। उन्होंने सोचा कि क्या डेवलपमेंट बिना गरीबों को नुकसान पहुंचाए, नदियां बर्बाद किए और इन्वायरमेंट को खराब किए हो सकता है। फिर वो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क से जुड़े जो कि आज एक ग्लोबल कोएलिशन है 130 से ज्यादा देशों के 1800 से ज्यादा NGOs का, जो साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ काम करते हैं। उनका ग्लोबल लेवल पर एंट्री पॉइंट बना IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जहां वो वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट के साथ मिलकर क्लाइमेट साइंस और पॉलिसी पे काम करते रहे। IPCC नए रिसर्च नहीं करता बल्कि एग्जिस्टिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को कंपाइल करता है और हर 7 साल में रिपोर्ट पब्लिश करता है। IPCC रिपोर्ट्स को सारी गवर्नमेंट्स लाइन बाय लाइन अप्रूव करती हैं, जहां हर सेंटेंस पर इंटेंस डिबेट होती है। आगे वो कहते हैं कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच सेम कन्वर्सेशंस 30 साल से चल रही है कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है, खासकर कार्बन एमिशंस रिडक्शन को लेकर। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे 1990s में रिच कंट्रीज चाहते थे कि डेवलपिंग नेशंस
भी उनके बराबर का ही कार्बन एमिशन कट करें, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज का पर पर्सन एमिशन ऑलरेडी बहुत कम था। अगर और कम करेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रोथ ही रुक जाएगी। सन 2000 में नवरोज इंडिया लौटकर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और अब सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव्स के थ्रू क्लाइमेट, एनर्जी और एनवायरनमेंट पर काम कर रहे हैं। मेरी गोगरी जो कि IIT बॉम्बे से हैं और एक इंजीनियरिंग फैमिली से आते हैं, उन्होंने अपनी जर्नी एक स्टार्टअप से शुरू की। इसका नाम था हमिंगवेल, जहां वो कूल चीज़ें बनाना चाहते थे और उन्होंने एरोडायनामिक्स क्रिकेट बैट्स बनाए जो लीगली अप्रूव्ड थे और उनके सबसे फेमस प्रोडक्ट्स में से एक थे। पर जब उससे बिजनेस नहीं बना तो उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस आरती इंडस्ट्रीज ज्वाइन किया, जो कि एक हाई एमिशन एनर्जी इंटेंसिव केमिकल कंपनी है। 2019-20 के दौरान मेरिक ने क्लाइमेट चेंज पर डीपली रिसर्च करना शुरू किया और COP के 26 कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर सेंस ऑफ अर्जेंसी फील की। ये एक ग्लोबल समिट है क्लाइमेट चेंज को लेकर। उन्होंने डिसाइड किया कि आरती इंडस्ट्रीज को वो क्लाइमेट के सॉल्यूशन का हिस्सा बनाएंगे। आज वो 60 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि क्लीनर सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर सकें, स्पेशली कोयले से दूर जाने के लिए। मेरिक स्ट्रांगली मानते हैं कि क्लाइमेट डिस्कशंस को सिंपल, रिलेटेबल और जार्गन फ्री बनाना होगा ताकि 16 से 40 साल के एज ग्रुप के लोग सही से कनेक्ट कर सकें, क्योंकि यही लोग भविष्य के चेंज मेकर्स हैं। भूमि पेडनेकर ने बताया कि उनकी क्लाइमेट चेंज की जर्नी एक फिल्म से शुरू हुई थी। स्कूल के दिनों में उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा तो था, लेकिन जब उन्होंने द डे आफ्टर टुमारो मूवी देखी तब जाके उनको क्लाइमेट चेंज की सीरियसनेस समझ आई। उस फिल्म ने उन्हें बहुत ही गहरी तरह से अफेक्ट किया, जिससे उन्हें एंजाइटी होने लग गई कि मुंबई एक दिन डूब जाएगा। शुरुआत में जब भूमि ने एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के इश्यूज पर बात करनी शुरू की तो लोग उनका मजाक बनाते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब वो एनवायरनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनी तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अब उनके पास में एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहां से वो अपने मैसेज को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा पाएंगे। इसके बाद ही 2019 में उन्होंने अपना इनिशिएटिव क्लाइमेट वॉरियर शुरू किया। ये एक इनिशिएटिव है जिसका एम है यूथ को एंगेज करना, क्लाइमेट अवेयरनेस बढ़ाना और लोगों को एक्शनेबल स्टेप्स लेने के लिए इंस्पायर करना। क्लाइमेट वॉरियर के जरिए भूमि ने बीच क्लीनअप्स किए, प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव्स ऑर्गेनाइज किए, कई सारे इन्वायरमेंटल पैनल्स और अवेयरनेस टॉक्स में हिस्सा लिया। मकसद सिर्फ अवेयरनेस नहीं बल्कि इस इनिशिएटिव में लोगों को पर्सनली इन्वॉल्व करना है, खासकर यूथ को जिनके हाथ में वो देश का फ्यूचर देखती हैं। शुरुआत में भूमि को लगा था कि वो अकेली हैं, लेकिन क्लाइमेट वॉरियर बनने के बाद उन्हें बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग मिले जो क्लाइमेट के लिए सच में पैशनेट है। अब उन्हें लगता है कि वो इस मिशन में अकेली नहीं है। सुनीता नारायण ने बताया कि उन्होंने अपनी जर्नी 1980s में शुरू की थी, जब इन्वायरमेंट शब्द भी लोगों के लिए नया था। उन्होंने चिपको मूवमेंट जैसे ग्रास रूट कैंपेन्स में हिस्सा लिया और देखा कि इन्वायरमेंट का इशू डायरेक्टली गरीबों के राइट टू डेवलपमेंट से जुड़ा है। उनके लिए इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ पेड़ बचाना नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक स्टूडेंट ग्रुप कल्प वृक्ष की शुरुआत की, जहां लोग इन्वायरमेंट और पेड़ों के प्रोटेक्शन पर डिस्कशंस करते हैं। सुनीता ने एक्सप्लेन किया कि कैसे 1992 अर्थ समिट के बाद ग्लोबल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स में काफी चेंजेस आए थे। जब चाइना 2001 में WTO का हिस्सा बना तो उसके इमिशंस शार्पली बढ़ने लग गए। सुनीता कहती हैं कि डेवलप्ड नेशन ने बड़े ही चालाकी से ये दिखा दिया कि उन्होंने इमिशंस रिड्यूस कर दिया है, लेकिन डेवलप्ड नेशंस ने अपने पॉल्यूशन को चाइना जैसे डेवलपिंग नेशंस को एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि मास मैन्युफैक्चरिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट हो गई। आगे सुनीता जी ने बताया कि कैसे उन्होंने पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को हाईलाइट किया, मतलब कि जो पॉल्यूशन करता है उसको ही उसका कॉस्ट बियर करना चाहिए। लेकिन कार्बन मार्केट्स के कॉन्सेप्ट पर उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा क्रिटिकल था। उनका कहना था कि ये कार्बन बाइंग का सिस्टम एक्चुअली में एक स्कैम है, जहां अमीर देश और कंपनीज गरीब या डेवलपिंग कंट्रीज से सस्ते में कार्बन क्रेडिट्स खरीद लेते हैं और अपने पॉल्यूशन को जस्टिफाई करते हैं, जिससे कि रियल लाइफ में तो कुछ बदलता नहीं है, उल्टा ये एक अनइक्वल वर्ल्ड बनाता है। ये सिस्टम अनफेयर है, जहां पावरफुल कंट्रीज अपने फेवर में रूल्स बनाते हैं, अपनी बुरी चीजों को जस्टिफाई कर लेते हैं
और दूसरी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे रूल्स थोपे जाते हैं। सुनीता कहती हैं कि इंडिया को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए 2 चीज़ों पर काम करना होगा। पहला एडप्शन, यानी बदलते क्लाइमेट के साथ खुद को ढालना, जैसे कि हीट वेव से बचाव के लिए लोकल प्लान्स। और दूसरा मिटिगेशन, यानी पॉल्यूशन और कार्बन एमिशन को कम करना। वो को बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट समझाती हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों के लिए अच्छे होते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा और लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी, डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी जिससे कि क्लीन एनर्जी भी मिलेगी और रूरल एरियाज को इलेक्ट्रिसिटी भी। उनके अकॉर्डिंग इन चीजों को कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट से रिड्यूस किया जा सकता है। इसके बाद बातों बातों में गेस्ट के बीच एक छोटी सी डिबेट भी हुई, जिसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि आम लोगों को क्लाइमेट चेंज का मतलब ही नहीं पता है। लेकिन सुनीता ने डिसएग्री किया। उन्होंने कहा कि लोगों के पास शायद फैंसी वर्ड्स ना हो, लेकिन वो लोग क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स और मीनिंग को समझते हैं, क्योंकि हम सब लोग रोज उसके इम्पैक्ट को महसूस करते हैं। सुनीता जी ने ईवीज के इम्पोर्टेंस पे भी फोकस किया। उनका कहना था कि इंडिया को ईवी कार से ज़्यादा ईवी बसेस चाहिए ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो। उन्होंने कहा कि ईवी फॉर इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्योंकि हमें ईवीज की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकें। फिर भूमि ने यह पूछा कि मुंबई जैसे ओवर क्राउडेड और बिजी शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सुनीता ने कहा कि मुंबई को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। मीठी रिवर जो एक फ्रेश वाटर रिवर थी वो अब एक ड्रेन बन चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली की साहिबी और लुधियाना की बुद्धा नाला के साथ हुआ है। सुनीता ने कहा कि रेन वाटर रीयूज जैसे टॉपिक में गवर्नमेंट पॉलिसी से ज़्यादा आम लोगों का मोटिवेशन काम आएगा। सोसाइटी में खुलकर इस बारे में बात होगी, तभी इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में सबको पता चलेगा और एक्शन लिया जा सकेगा। उसके बाद निखिल ने सबसे क्लाइमेट चेंज को डिफाइन करने के लिए कहा, जो कि इस पॉडकास्ट के इंट्रो की पहली लाइन भी थी। क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था कि क्लाइमेट चेंज के बारे में सुना सबने हुआ है पर डिफाइन कोई नहीं कर पाता है, तो आप लोगों के हिसाब से क्लाइमेट चेंज क्या है? आंसर में सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए, जो मोस्टली एक ही तरफ इशारा कर रहा था कि धरती गर्म हो रही है। तब नवरोज ने शार्पली पॉइंट आउट किया कि अर्थ इतनी गर्म कभी नहीं हुई थी जितनी अब हो गई है पिछले 30-40 सालों में। जैसा कि वीडियो के इंट्रो में ही मैंने बताया था कि 1870s में एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल था 290 ppm, सेफ लिमिट है 350 ppm, और आज के दिन CO2 लेवल हो चुका है 430 ppm, पिछले 8 लाख सालों में सबसे ज्यादा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बारी क्लाइमेट चेंज के बेसिक्स को समझा देता हूँ। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है दुनिया के वेदर पैटर्न्स का लंबे समय तक धीरे धीरे बदलना। ये बदलाव नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में इसका मेन रीज़न ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कोयला, पेट्रोल और डीजल जलाना, फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन और पेड़ों का कटना। इन सब चीज़ों से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4 जैसे ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाती हैं, जो अर्थ की हीट को ट्रैप करती हैं और इससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका असर आज हर जगह दिख रहा है, कभी एक्सट्रीम गर्मी, कभी फ्लड्स, कभी ड्रॉट्स, ग्लेशियर्स पिघलना, क्रॉप्स का डैमेज और एनिमल्स का एक्सटिंक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एटमॉस्फेयर में 300 से 1000 साल तक रहती है, इसलिए जो लास्ट 40-50 साल में CO2 इमिशंस हुए हैं वो आज तक हवा में मौजूद हैं। पहले इंडस्ट्रियल इमिशंस कम थे तो नेचर यानी कि ओशंस या फॉरेस्ट उसको एब्जॉर्व कर लेते थे, लेकिन अब जो मैसिव लेवल पे इमिशंस हो रहे हैं नेचर उन्हें अब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है, इसलिए CO2 एक्यूमुलेट होती जा रही है, कम नहीं हो रही है। दूसरी तरफ मीथेन यानी कि CH4 सिर्फ 10 से 15 साल तक एटमॉस्फेयर में रहती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका इफेक्ट CO2 से कई गुना ज़्यादा होता है। 20 साल के स्केल पे मीथेन CO2 से 85 गुना ज़्यादा हीट ट्रैप करती है, इसलिए CO2 लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है और मीथेन शॉर्ट टर्म, लेकिन दोनों ही क्लाइमेट चेंज के लिए डेंजरस है। CO2 की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमें क्विक रिजल्ट चाहिए तो हमको मीथेन कट करना होगा। मीथेन कट होने से विद इन फ्यू ईयर्स पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे।
आगे इस पॉडकास्ट में क्लाइमेट चेंज के कुछ और इम्पोर्टेंट और डीप टॉपिक्स पे भी डिस्कशन हुआ, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर साइंस क्या कहती है। नवरोज कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का साइंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें समुद्र, हवा, गैसेस, उनका इफेक्ट और उनकी लाइफ, मतलब कि ये सारी चीज़ें कितने टाइम तक रहती हैं, सब कुछ आता है। लेकिन आईपीसीसी जैसे इंटरनेशनल बॉडीज जो क्रिटिकल साइंटिफिक रिव्यू के थ्रू बेस्ट पॉसिबल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, उनकी वजह से अब बहुत कम लोग साइंस से डिसएग्री करते हैं। अब ज़्यादातर लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज रियल है। जो मना करते हैं वो मोस्टली पेट्रोल, डीजल या फॉसिल फ्यूल वाली कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके अपने सेल्फिश रीजंस होते हैं। दूसरा था एट्रीब्यूशन साइंस, मतलब कि वेदर इवेंट्स के पीछे के रीजंस। ये एक नई साइंटिफिक स्पेस है जो बताता है कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड, वाइल्ड फायर, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए लीबिया में जो फ्लड्स आए थे वो इतने बड़े और डेंजरस थे कि ऐसे फ्लड्स हर 300 से 600 साल में ही एक बार आते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे फ्लड्स आने के चांसेस 50 गुना ज़्यादा हो गए हैं। और अगर अर्थ थोड़ी ठंडी होती, जैसे कि 1.2 डिग्री सी कम होती, तो ये फ्लड्स 50% कम पावरफुल होते। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग ने ना सिर्फ इस डिजास्टर को ज़्यादा लाइकली बनाया, बल्कि उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा दी। कनाडा और हवाई के जंगलों में आग लग गई, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ गई, यमुना का वाटर लेवल पिछले 45 सालों में टॉप पे पहुंच गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज अब बस रिसर्च पेपर्स में है, ये हमारे आंखों के सामने है। थर्ड है पॉपुलेशन वर्सेस कंजम्पशन। एक थ्योरी ये भी कहती है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी की खपत होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी की खपत होगी उतनी ज़्यादा पॉल्यूशन होगी। लेकिन सच ये है कि अगर हर कोई बिल्कुल ही अमेरिकन लोगों की तरह हाई फाई लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे तो पॉल्यूशन और बढ़ेगा ही। पर अगर सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करके लाइफस्टाइल को मेंटेन किया जाए तो ओवर पॉपुलेशन इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन एंड न्यू टेक्नोलॉजी का रोल। ग्रीन हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है जो फ्यूचर में काफ़ी यूजफुल हो सकता है। लेकिन सुनीता नारायण वार्निंग देते हुए बोलती हैं कि सिर्फ नए गैजेट्स या टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। देन डिस्कॉम चैलेंजेस। ये भी हाईलाइट किया गया कि आज के टाइम में इंडिया की पावर कंपनीज को हर बार लॉस होता है जब भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। मतलब सिस्टम इतना ख़राब है कि उन्हें बिजली बेचकर नुकसान ही होता है। तो नुकसान में रह के सस्टेनेबल प्रैक्टिस कैसे फॉलो कर सकते हैं, इसलिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। देन अगला पॉइंट था प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर्स एंड कार्बन कंसंट्रेशन। प्री इंडस्ट्रियल एज के पहले से लेकर अब तक टेम्परेचर करीब करीब 1.1 डिग्री सेल्सियस से 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। और अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया तो दुनिया को एक्सट्रीम हीट, फ्लड्स और क्रॉप फेलियर का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स के पिघलने की स्पीड भी बढ़ जाएगी और हीट वेव से फॉरेस्ट फायर के इश्यूज भी वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ ऑक्सीजन जनरेट करने वाले पेड़ों के जलने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो दो तरफा अटैक होगा हम पे। देन अगला पॉइंट था ग्लोबल गवर्नेंस। क्लाइमेट पर हर साल ग्लोबल मीटिंग्स होती हैं, जैसे COP कॉन्फ्रेंस, जहां लीडर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि आगे की आपदा से निपटने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए। पर प्रॉब्लम यह है कि बातें बहुत होती हैं पर एग्जीक्यूशन बहुत ही स्लो है। पॉडकास्ट के एंड में ये कहा गया कि क्लाइमेट चेंज कोई अलग टॉपिक नहीं है। बेसिकली ये अर्बनाइजेशन और शहरों की डेवलपमेंट, फूड सिस्टम, क्या और कैसे हम लोग खाते हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि कूड़े के साथ हम लोग क्या करते हैं, जैसे टॉपिक्स को मिलाकर ही बनता है। तो मोटा मोटी ये कुछ चीजें हैं जो कि आम लोग ढंग से नहीं करते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइट होता है। कंपनीज के लिए तो अलग अलग कंट्रीज में पॉलिसीज बने हुए हैं, लेकिन अगर आम नागरिक जागरूक नहीं होगा और उस डायरेक्शन में स्टेप्स अच्छे से नहीं लेगा तो ये कंपनीज भी क्यों ही फॉलो करेंगी। अब सोचो, ओशन में जो प्लास्टिक हम फेंकते हैं वो तो कोई फैक्ट्री नहीं फेंक रही, पहाड़ों में जो कूड़ा हम करके आते हैं वो तो कोई फैक्ट्री वहां जाके नहीं कर रही है, हम ही कर रहे हैं। हम आसानी से अपने माथे से बोझ हल्का कर देते हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं।
बट उससे कुछ होगा नहीं, आगे ये प्रॉब्लम और बढ़ेगा ही। एंड देन आगे पॉडकास्ट में कुछ मिथ्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ, जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि हम तो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कम कार्बन एमिशन करते हैं, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। ह्यूमंस की आबादी है वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ और इंडिया में है 150 करोड़। अब सोचो, अगर कार्बन एमिशंस का कुछ परसेंट भी हम इंडिविजुअल लेवल पे कम कर पाए तो 150 करोड़ के हिसाब से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसलिए फैक्ट्रीज से ज्यादा हमें सावधान होने की जरूरत है। दूसरा कि ईवी से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देखो, ईवी से सिर्फ पॉल्यूशन हमारे आंखों के सामने से गायब हो जाएगा, बाकी बैटरीज बनाने के लिए माइनिंग की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी जिससे कि ये बैटरीज चार्ज होंगी उसके लिए भी कोल्स या फॉसिल फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। चलो अगर सोलर की बात कर लो तो सोलर प्लेट्स बनाना, उसके कवर्स बनाना, उसके स्टोरेज के लिए भी बैटरी बनाना, इन सब में माइनिंग और बढ़ेगी और अर्थ एक्सप्लॉइट होगा। अब ये एक ऐसी चीज है जहां हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी है, पर हम बाकी चीजों में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एनर्जी की कंजम्पशन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में कर सकते हैं, वाटर रीयूज में कर सकते हैं, प्लास्टिक यूजेस को कम कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक्यूमुलेटिवली बहुत इंपैक्टफुल हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। एंड देन फाइनली सॉल्यूशंस पे डिस्कशन हुआ, तो बात सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और कार्बन कैप्चर तक पहुंची। सबका फोकस लगभग एक ही गोल पे था, कार्बन एमिशन नेट जीरो बाय 2050। मतलब हर साल जितना कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है उतना ही समहाउ एटमॉस्फेयर से वापस निकल जाए। किसी ने बोला कि हमें लो कार्बन इकोनॉमी बनानी पड़ेगी जहां डेवलपमेंट हो पर पॉल्यूशन कम हो। इसके लिए चाहिए इंसेंटिव्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन क्रेडिट्स, ऑफसेट स्कीम्स और नए टेक्नोलॉजीज पर काम। इसी बीच मेरिक ने एक अपडेट दिया कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम चल रहा है और हो सकता है 2030 तक डेमो प्लांट्स आ जाएं। न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट्स वो एनर्जी स्टेशंस हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगी बिना पॉल्यूशन और बिना रेडियो एक्टिव वेस्ट के। लेकिन सुनीता ने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि प्रॉब्लम ये है कि हम ऑप्टिक्स पे फोकस करते हैं, एक्शन पे नहीं। मतलब कि हम दिखावा करते हैं, रिपोर्ट, स्लोगन्स, कॉन्फ्रेंसेस, पर ग्राउंड लेवल पे काम बहुत धीरे हो रहा है। हम एक उम्मीद में जी रहे हैं कि फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा, तो फिर अभी टेंशन क्यों लेना। तो यहीं पे ये पॉडकास्ट समरी खत्म होती है। थैंक यू सो मच इस समरी को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट समरी पसंद आई हो तो अपने किसी एक फ्रेंड को ये वीडियो जरूर भेजना जिसको कि ये कन्वर्सेशन सुननी चाहिए। ऑल्सो इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और किस तरीके से हम इस कन्वर्सेशन को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज डू लेट अस नो।